तो भाई नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है भाई चार्ज को अलग अलग जगह पे फैला देना, कि चार्ज को किस तरीके से फैलाया जा सकता है। ठीक है, इस बारे में हम करने वाले हैं भाई। मतलब कि अगर कोई सरफेस है उसके ऊपर चार्ज रख दिया, कहीं पे हमने जाके चार्ज रख दिया, चार्ज को परोस देना, उसको बोला जाता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बेटा अपने पास में दो कैटेगरी होंगी, एक तो होगा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक होगा डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले लिखने वाले हैं डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर देना। दूसरे टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। किसी बॉडी पे कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना। ठीक है, तो बेटा दो टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस क्या है कि भाई जैसे कि एक बॉडी है, उसमें जहां मर्जी किया उधर चार्ज रख दिया, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव रख दिया, इधर पे नेगेटिव रख दिया, इधर पे पॉजिटिव, इधर पे कम पॉजिटिव, इधर पे थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव, ऐसे रैंडमली चार्ज जहां मन किया उधर उतना ही चार्ज रख दिया। ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी कोई स्पेसिफिक इक्वेशन नहीं होती है कि भाई ऐसे करके हमने कहीं पे चार्ज रखा है या वो, ऐसा नहीं बता सकते, एक एक पॉइंट 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 करके अलग अलग जगह पे रख दिया है। ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बोला जाता है डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉपर तरीके से अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करें तो उसको बोला जाता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर में अपने पास में सबसे पहला जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूशन है उसको बोलते हैं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें लाइन पे हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इनको डिटेल में पढ़ेंगे। सेकंड अपने पास में होता है बेटा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नंबर थर्ड केस इसके अंदर में है वो है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, किसी वॉल्यूम के ऊपर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देना। इस तरीके से तीन टाइप के जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो होते हैं, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में तीन टाइप है, लाइन, सरफेस और वॉल्यूम। ठीक है, लाइन पे चार्ज रख देना तो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस पे रख देना तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और वॉल्यूम पे कर देना तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो बेटा इन सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूशन है, इनके बारे में अब पढ़ने वाले हैं। इन तीनों के बारे में, ये अपने इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है। सबसे पहले टाइप का जो डिस्ट्रीब्यूशन है जो हम पढ़ रहे हैं वो है भाई लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सबसे पहले टाइप का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, किसी लाइन के ऊपर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ऐसे है, ये अपने पास में एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर में एक स्ट्रेट वायर है, एक रोड जैसी शेप है, उसके ऊपर पे हमने चार्ज रख दिया। ठीक है, तो इसके पास में सिर्फ लेंथ लेंथ है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोला जाएगा, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसकी जो लाइन है इस पे ही चार्ज हमने रखा हुआ है। इसके बाद में जैसे अपने पास में कोई रिंग है, ठीक है, अब रिंग है, रिंग की सरफेस पे, रिंग के अंदर में, रिंग पे तो क्या होता है, सरफेस तो होती है, रिंग में भी सिर्फ एक लेंथ ही तो होती है, अंदर से खाली है, एक सीधी सी एक लेंथ है गोल गोल सी बस। ठीक है, उसको सीधा कर देंगे तो वायर बन जाएगी, मोड़ के ऐसा कर देंगे तो रिंग बन जाएगी। रिंग पे ये बेटा सिर्फ लेंथ मैटर करती है, तो जिस केस में सिर्फ लेंथ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, बाकी डायमेंशन नेग्लिजिबल हो, वैसे केस में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो होता है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे केस में हम डिफाइन करते हैं बेटा लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, ऐसे केस में जो डिफाइन करते हैं उसको बोला जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, और उसको लिखा जाता है लैम्डा से। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, इसका क्या मतलब हो जाता है,
सरफेस पे जितना चार्ज है पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, या क्या है कि भाई चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर लार्ज है तो उस केस में कट कर देंगे टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। ठीक है, स्मॉल पोर्शन है तो बेटा स्मॉल चार्ज अपॉन स्मॉल लेंथ, dq/dl, उस केस में ऐसे लिखते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया चीज है, हमने सीख ली है भाई। ठीक है, अब बेटा इसको डिफाइन किया जाता है लैम्डा से, और इसकी जो एसआई यूनिट है लीनियर चार्ज डेंसिटी की, एसआई यूनिट वो अपने पास में क्या हो जाती है, चार्ज है कूलम पर मीटर। लेंथ पे हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है, कूलम पर मीटर इसकी एसआई यूनिट होगी। तो इस केस में अगर बाई चांस हमें चार्ज निकालना हुआ, इस केस में अगर हमें चार्ज निकालना हुआ तो क्या कर देंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी को लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, लैम्डा इंटू लेंथ। ठीक है, स्मॉल चार्ज निकालना हुआ तो dq इज इक्वल टू लैम्डा इंटू dl। टोटल निकालना हुआ तो इंटीग्रेट करके निकाल देंगे, यूनिफॉर्म हो गया तो कोई दिक्कत। चलो तो भाई इस पे बेस्ट एक छोटा सा लिटिल बिट सा क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे कि ये चीज भी समझ में आ सके। इफ लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ ए रिंग इज 0.2 कूलम पर मीटर। एक रिंग है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है 0.2 कूलम पर मीटर। तो उस केस में हमें क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट टोटल चार्ज ऑन रिंग ऑफ रेडियस 7 मीटर। अगर 7 मीटर की रिंग है उसके ऊपर में टोटल चार्ज कितना होगा। चलो तो बेटा लिख लेते हैं, जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है उसकी वैल्यू क्या है, 0.2 कूलम पर मीटर। ठीक है, इस केस में हमें चार्ज लिखना है, टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ 0.2 कूलम पर मीटर, और उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, वो लेंथ बन जाएगी 2πr। तो 0.2 इंटू 2, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, और रेडियस की वैल्यू है 7। एस यूनिट्स में सब कुछ लिखा है तो कूलम्स में आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ जाता है 8.8 कूलम। वो जो रिंग है उस पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू क्या है भाई, 8.8 कूलम्स। डन आंसर है भाई, डन। बढ़िया तरीके से अच्छे से आंसर है वो हमने कर लिया है। तो ये था भाई लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में सेकंड टाइप का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो होता है भाई सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये वो केस है जिस केस में कि चार्ज है उसको सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ हो। समझ में आया कौन सा केस है बेटा, जिसमें चार्ज को हमने सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। सरफेस है मतलब एरिया पे। चलो बहुत बढ़िया। हाँ, ऐसे केस में डिफाइन किया जाएगा जहां पे ऐसी बॉडी जिनके पास में सिर्फ ही सिर्फ सरफेस है उस पे ही चार्ज होता है। जैसे अगर मैं एक मेटेलिक स्फीयर ले लूं, मेटेलिक स्फीयर, अगर बेटा कोई मेटल का स्फीयर है ना, स्फीयर है मतलब कंडक्टिंग स्फीयर है, तो जो भी चार्ज देंगे वो कहां पे चला जाएगा, इसकी सरफेस पे। तो सारा का सारा चार्ज सिर्फ कहां एग्जिस्ट करेगा, इसकी सरफेस पे वो चार्ज है वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, या फिर अपने पास में कोई मेटेलिक प्लेट ले लेते हैं या मेटेलिक सीट ले लेते हैं। ये लो भाई, ये है मेटल की सीट। ठीक है मेरे बेटे, तो ये लो, इसके ऊपर में चार्ज है वो ऐसे करके रख दिया हमने। इसकी सीट है, इसके ऊपर में चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, तो ये बन गई है अपने पास में मेटेलिक सीट। ठीक है, इसमें सिर्फ सरफेस पे चार्ज है, जैसे एक पेपर की सीट ले ली, एक थिन पेपर ले लिया, सिर्फ उसके ऊपर ऊपर चार्ज रखा हो, जैसे यहाँ यहाँ एक सरफेस पे चार्ज है, तो उस केस में क्या डिफाइन करेंगे, सरफेस चार्ज
डेंसिटी। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो चीज मैटर करती है वो है भाई सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को लिखा जाता है सिग्मा से, उसको डिफाइन किया जाएगा चार्ज पर यूनिट एरिया, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, अगर नॉन यूनिफॉर्म हो तो डी क्यू बाई डी ए, स्मॉल चार्ज अपॉन स्मॉल एरिया, ऐसे करके डिफाइन किया जाएगा। इस केस में अगर हमें चार्ज निकालना हुआ तो चार्ज निकालने के लिए क्या कर देंगे, इस सिग्मा को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया, ऐसे करके जो चार्ज है वो निकाला जा सकता है। तो ये होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद में नेक्स्ट केस करते हैं भाई वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा केस है जिसके अंदर में जो चार्ज है वो वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट होया हुआ हो, वहां पे डिफाइन किया जाएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक अपने पास में ऐसा स्फीयर है नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है बेटा। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में क्या है, जहां पे भी चार्ज रख देंगे उधर पे ही रखा रह जाएगा। ये लो भाई हमने चार्ज है इसके अंदर पे रख दिया है, तो जो चार्ज है वो कहीं पे रखा रह गया, इसके अंदर ही रखा रह गया। तो इसमें इसकी वॉल्यूम पे हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। ठीक है, स्फीयर में कहां पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, इसकी वॉल्यूम पे। तो ऐसे केस में डिफाइन किया जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या डिफाइन होता है इसमें, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको लिखा जाता है रो से। इसका फॉर्मूला हो जाता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। रो है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, या फिर स्मॉल चार्ज अपॉन स्मॉल वॉल्यूम। ऐसे करके डिफाइन होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। टोटल वॉल्यूम को अपने पास में निकाल, मतलब टोटल चार्ज को निकाल सकते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई। डन, बिल्कुल डन। ठीक है, तो भाई वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने लिख दिया है। ले तो बढ़िया किया भाई। चलो तो इससे आगे कंटिन्यू करते हैं भाई। अब इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, आसान आसान से क्वेश्चन है भाई। चलो तो बेटे मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो भी अपने पास में काम में आते हैं ना बेटा, वो अपने पास में रोड पे बेस्ड क्वेश्चंस काम में आते हैं। ज्यादातर जो क्वेश्चन काम में आएंगे वो कौन से रहेंगे, रोड पे बेस्ड क्वेश्चन। लीनियर चार्ज डेंसिटी के ही मोस्ट ऑफ क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, वो आपसे करवा रहा हूं मैं। है कि अपने पास में एक यूनिफॉर्म रोड है और बेटा एक अपने पास में कोई पॉइंट चार्ज है, उन दोनों के बीच में फोर्स निकालना है। लेट ए रोड having charged uniformly has total charge, इस पे जो टोटल चार्ज है वो Q है, एंड लेंथ वो है L। देयर इज ए पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ रोड at a distance of r from nearer end of road. Find out force between road and point charge। रोड के बीच में और जो पॉइंट चार्ज है उन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो हमें कैलकुलेट करना है बेटा। ये है अपने पास में बेहतरीन सा क्वेश्चन, बेहतरीन सा साथ साथ में आसान सा भाई। मुश्किल भी नहीं है, आसान भी है, और भाई बेहतरीन तो है ही है।
ठीक है बेटा, इसका आंसर निकालते हैं। देखो तो बेटा कर रहे हैं इसका आंसर। एक है अपने पास में रोड, इस तरीके से है रोड भाई, और यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है, देयर इज ए पॉइंट चार्ज देयर इज ए पॉइंट चार्ज क्यू ऑन एक्सिस ऑफ रोड। ठीक है, तो भाई एक्सिस ऑफ रोड पे एक पॉइंट चार्ज क्यू है, इसकी जो टोटल लेंथ है वो है भाई अपने पास में एल, और इसके जो नियर एंड है वहां से इस चार्ज का डिस्टेंस है आर। इस पे जो टोटल चार्ज है वो है भाई कैपिटल क्यू। ठीक है, तो बेटे यहां से अपने पास में इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो निकालना है। तो देखो इस केस में इसके बीच में और इसके बीच में फोर्स है वो डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं, सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ चार्ज जैसा कोई भी कंसेप्ट नहीं होता है, प्रॉपरली एक एक करके रिजल्ट है वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस रोड पे लेट ए स्मॉल एलिमेंट ऑन रोड फ्रॉम डिस्टेंस x टू x प्लस dx फ्रॉम चार्ज स्मॉल क्यू। बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर में देखो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब भी होता है ना, तो उस केस में अपने पास में सिर्फ दो पॉइंट चार्ज के बीच में ही फोर्स निकाला जा सकता है, बट यहाँ पे ये तो बड़ी सी रोड है, जो पॉइंट चार्ज है वो तो छोटा सा है, तो ऐसे डायरेक्टली नहीं निकाला जा सकता। तो इस रोड पे मैं एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लूंगा, छोटा सा, और वो एलिमेंट देखो कहां से कहां तक है, यहां से इस चार्ज से x डिस्टेंस से लेकर x प्लस dx डिस्टेंस तक फैला हुआ है। इसका मतलब जो छोटा सा एलिमेंट है ना, उसकी जो विड्थ है वो है dx, और इसके ऊपर में एक छोटा सा जो चार्ज है वो है dq। इस पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, dq। ठीक बात है, क्योंकि छोटी सी लेंथ है तो छोटा सा चार्ज होगा। ठीक है, चार्ज ऑन लेंथ, ना ना तो वैसे ही कर देते हैं क्योंकि यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, तो बेटा क्या लिख देंगे, dq बाई dx टोटल चार्ज, मतलब और उसको क्या लिखते हैं, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ इज इक्वल टू स्मॉल चार्ज अपॉन स्मॉल लेंथ। स्मॉल चार्ज है dq अपॉन dx, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, ऐसे करके इसकी वैल्यू है उसको लिख दिया है। तो यहां से जो छोटा सा चार्ज है उसकी वैल्यू क्या आ गई है, q अपॉन l इंटू dx। बेटा जो छोटा सा चार्ज है dq, ठीक है, इस छोटे से चार्ज के बीच में और इसके, अभी क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या बचे हैं बेटा, पॉइंट चार्ज बचे हैं, इनके बीच में फोर्स निकाला जा सकता है। ठीक है, तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, इस फोर्स को टोटल फोर्स तो नहीं लिखेंगे, स्मॉल फोर्स ही लिखेंगे क्योंकि स्मॉल चार्ज के लिए निकाला जा रहा है। तो के स्मॉल चार्ज, दूसरा चार्ज अपॉन दोनों के बीच का सेपरेशन। बेटा इस dq और इस q, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो क्या बन रहा है भाई, x मान लो चाहे x प्लस dx मान लो, अपने लिए x मानना थोड़ा सा सही रहेगा, dx का तो कोई मतलब ही नहीं है, dx तो बहुत छोटा एलिमेंट है, ये बन गया है। तो बेटा df है, इसको लिख सकते हैं, dq है उसकी वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली थी, जो कि आ जाएगी k q अपॉन l इंटू q इंटू dx इंटू q अपॉन एक्स स्क्वायर। और टोटल फोर्स, टोटल फोर्स निकालने के लिए भाई इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड को इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल फोर्स आ जाएगा, राइट साइड को टोटल फोर्स तो राइट साइड से ही आएगा। एक्स पे अपने पास में इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है, चलो भाई के क्यू क्यू अपॉन एल इनको बाहर रख दिया, ये क्या बच गया है dx अपॉन एक्स स्क्वायर, लेफ्ट साइड में बच जाएगा f। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया है भाई।
अब अपने पास में लिमिट्स लिखनी पड़ेंगी कि भाई x है वो कहां से कहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बेटा देखो ये जो रोड है, इस रोड के लिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं। हाँ, तो पहले इंटीग्रेशन की लिमिट कहां थी, x से लेकर x प्लस dx। तो छोटा सा एलिमेंट है, उसका सबसे दूर का डिस्टेंस यहां से क्या था, x, और उसके सबसे दूर का डिस्टेंस था x प्लस dx, और सबसे पास का डिस्टेंस था x। टोटल रोड के लिए लिखेंगे तो जो राइट वाली लिमिट है उस लिमिट को घटाते घटाते कहां तक ले आएंगे, r तक, और जो लेफ्ट वाली लिमिट है उसको घटाते बढ़ाते 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 कहां तक लेके आ जाएंगे, l प्लस r, ये डिस्टेंस तक। तो जो लिमिट है, सबसे पास का जो डिस्टेंस है वो है भाई r, और सबसे दूर का डिस्टेंस है वो है r प्लस l। ऐसे करके लिमिट से उनको रख दिया है, और से इसकी वैल्यू आ जाएगी k क्यू क्यू अपॉन l dx अपॉन एक्स स्क्वेयर, मतलब x की पावर -2 का इंटीग्रेशन। x की पावर -2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर -2 में एक ऐड करेंगे, -2 में एक ऐड करेंगे, लिमिट पुट करेंगे r से लेकर r प्लस l तक। तो वैल्यू आ जाती है k क्यू क्यू अपॉन l, x की पावर -1 अपॉन -1। -1 है उसको बाहर ले आए तो माइनस के क्यू क्यू अपॉन एल, ये बच गया है 1 अपॉन एक्स, आर से लेकर आर प्लस एल, माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एल, अपर लिमिट पुट करी 1 अपॉन आर प्लस एल, माइनस लोअर लिमिट माइनस के क्यू क्यू अपॉन एल, इसको करेंगे तो आर इंटू आर प्लस एल, इसको सोल्व करेंगे तो आर इधर आ जाएगा, माइनस आर प्लस एल। करे हैं बेटा सोल्व, के क्यू क्यू अपॉन एल, आर में से आर घटाया तो ठीक है, ये घटा तो बच गया माइनस एल, आर इंटू आर प्लस एल। तब माइनस से माइनस कैंसिल आउट, एल से एल कैंसिल आउट, तो क्या आंसर बन जाता है, के क्यू क्यू अपॉन आर इंटू आर प्लस एल। ये फोर्स आ जाता है किसी रोड के बीच में और एक पॉइंट चार्ज के बीच में, ऐसे करके जो फोर्स है वो निकाला जा सकता है। ये अपने पास में एडवांटेज हो जाता है जो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उन सब का। ठीक है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है बेटा, हर जगह पे एक जैसा चार्ज रखा हुआ हो तो यूनिफॉर्म, अगर हर जगह पे अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है नॉन यूनिफॉर्म। डन, ठीक है भाई। ले तो बेटे कर देते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन है वो थोड़े सिंपल ही रख रहा हूं भाई। द लीनियर चार्ज डेंसिटी, द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ ए रोड इज 2x। एक रोड है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो है 2x। द लेंथ ऑफ रोड इज 2 मीटर। जो रोड है उसकी लेंथ है 2 मीटर। फाइंड आउट टोटल चार्ज ऑन द रोड। जो रोड है उस रोड पे टोटल चार्ज है वो कैलकुलेट करना है। ये है बेटा अपने पास में रोड। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया रोड है। ठीक है, रोड है उसकी लेंथ है बेटा अपने पास में x इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होकर x इज इक्वल टू एल तक इसकी रोड है। ठीक है, रोड की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है उसकी वैल्यू है 2x। इसका मतलब है dq अपॉन dx इज इक्वल टू 2x। रोड पे अगर कोई छोटा सा एलिमेंट जो हो dx विड्थ का, जिसपे चार्ज हो dq, ठीक है, तो एक एलिमेंट हम मान लेते हैं x से लेकर x प्लस dx तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसकी विड्थ है dx, उस पे चार्ज भी स्मॉल सा होगा तो हो जाएगा dq।
तो स्मॉल चार्ज अपॉन स्मॉल लेंथ इसकी वैल्यू आ गई है, तो यहां से डी क्यू है उसकी वैल्यू आ जाएगी 2x इंटू डी। स्मॉल चार्ज की वैल्यू आ गई है, टोटल चार्ज निकाल लेंगे। टोटल चार्ज जो कि है भाई क्यू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो कहां से कहां तक है बेटा, x की वैल्यू 0 से लेकर x की वैल्यू x l तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। 0 से l, 0 से 2 मीटर, रोड जो है वो 2 मीटर की है, तो 2 इंटू एक्स की पावर 2 अपॉन 2, लिमिट हो गई है 0 से 2, एक्स की पावर 2 लिमिट है 0 से 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस 0। टोटल चार्ज है इस रोड पे कितना सा आ जाएगा, 4 कूलम। ऐसे करके इस रोड पे जो चार्ज है वो निकाला जा सकता है। ठीक है बेटा, ये सारी की सारी चीजें हमने सेंटर ऑफ मास में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इन सब में भी ये चीजें पढ़ी हुई थी, ज्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, चलो तो भाई अगला जो क्वेश्चन है वो करते हैं इस पे बेस्ड। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ ए स्फीयर इज 1 कूलम पर मीटर क्यूब। कोई स्फीयर है जिसकी बेटा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो है 1 कूलम पर मीटर क्यूब। तो इस केस में पूछा गया है फाइंड आउट रेशियो ऑफ चार्ज फॉर 2 स्फीयर ऑफ रेडियस इन रेशियो 1:3। क्वेश्चन भाई बहुत ज्यादा सिंपल सा बनाया है, ऐसा मत मान के चलना कुछ भी मुश्किल है इस क्वेश्चन में। ठीक है बेटा, क्वेश्चन को लिखो और इस क्वेश्चन का आंसर करो। ठीक है, तो बेटे कर देते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। जो अपने पास में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है उसकी वैल्यू है 1 कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है, चार्ज को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, यूनिफॉर्म है तो सीधा फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, स्मॉल नहीं लेने की जरूरत है। ठीक है, तो बेटा चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। तो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब। तो Q1 अपॉन Q2, पहले की रेडियस है 1, दूसरे की रेडियस है 3 का क्यूब, तो क्या आंसर हो जाएगा 1/27। ये अपने पास में जो दो चार्ज हैं उनका रेशियो आ जाएगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उनका जो रेशियो है इतना सा आ जाएगा। लो भाई, इतना आसान सा क्वेश्चन था। तो अब बेटा अपने पास में जैसे ही जो जो सिंपल चीजें थी, ठीक है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी थी, इन चीजों को हमने सीख लिया कि इनकी वजह से किस तरीके से फोर्स निकलता है, किस तरीके से इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या हो सकता है, ठीक है, कितना सा चार्ज होता है। अब देखो कुछ अपने पास में ऐसे एक दो केस हैं जिनके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को डायरेक्टली याद रखना है कि उस सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से या उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कितना सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ 2-3 रिजल्ट हैं जो कि आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो इसी चीज को हम लिखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर। अगर कोई अपने पास में एक फाइनाइट वायर है उसकी वजह से कितना सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, कुछ अपने पास में ऐसे एक दो रिजल्ट हैं जो कि अपने को पता होने चाहिए। ठीक है, ऐसे नीट में ज्यादा कुछ जरूरी नहीं है, जेई मेंस में भी ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट बेसिकली अगर आइडिया रहे तो अपने लिए थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। अपने पास में कोई फाइनाइट वायर है, इतनी सी है, कोई एल लेंथ की वायर है। ठीक है, लेट अ फाइनाइट वायर, ऐसे अपने पास में मान लेते हैं फाइनाइट वायर, छोड़ो उस चीज को नहीं लिख रहे हैं। इसकी इस फाइनाइट वायर की वजह से इस पॉइंट पे, कोई पॉइंट है यहाँ पे,
पी पॉइंट है, इस पॉइंट को मान लेते हैं भाई पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है यहां से कहीं पे। ठीक है, तो इस पे देखो कैसे हम करके वैल्यू बताएंगे। तो सबसे पहले तो इस पी पॉइंट से लेकर इस वायर तक के पे एक परपेंडिकुलर डाल लेंगे और उस डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे, तो उस डिस्टेंस की वैल्यू हो गई है आर। ठीक है, अब बेटा इस पी पॉइंट से इनको कनेक्ट करेंगे वायर के लोअर पोर्शन को और वायर के हायर पोर्शन को। ठीक है, तो जो लोवेस्ट पोर्शन है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं इस यहां से टॉप मोस्ट जो पोर्शन है उसका जो एंगल बन रहा है वो है अल्फा, नीचे वाला जो पोर्शन है उसका एंगल जो बन रहा है वो है बीटा। ठीक है, और वायर है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी भी गिवन होगी। लेट वायर हैज लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, वायर की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है। ऐसे ये वायर है, इसकी वजह से पी पॉइंट पे फील्ड निकालना है। तो पी पॉइंट पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इस वायर से परपेंडिकुलर डायरेक्शन का कंपोनेंट जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एक होगा इस वायर के पैरेलल कंपोनेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट। और जो ऐसे है उसको बोला जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, पैरेलल कंपोनेंट। तो यहां पे बेटा क्या रिजल्ट होता है इसका, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसकी वैल्यू आ जाती है के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है, और बेटा जो पैरेलल कंपोनेंट है उसकी वैल्यू आती है के लैम्डा बाई आर कोस अल्फा माइनस कोस बीटा। इस तरीके से ये है रिजल्ट, ये आते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास में रिजल्ट है, थोड़े से काम के रिजल्ट हो जाते हैं बेटा, क्योंकि इससे आगे आने वाले जो दो आंसर बनेंगे उन आंसर से वेस्ट क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, इस पे वेस्ट डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट इसके जो रिजल्ट है उन पे वेस्ट क्वेश्चन आते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली कुछ केस बना के उनको डिस्कस करते हैं। केस नंबर 1, फॉर इनफाइनाइट वायर, कोई हमने इनफाइनाइट वायर मान ली है तो उसकी वजह से कितना सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ऐसे करके एक इनफाइनाइट वायर है वो हमने मान लिया है। देखो इनफाइनाइट वायर है जिसके ऊपर में यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, इससे किसी डिस्टेंस आर पे, आर डिस्टेंस पे यहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। चलो भाई बहुत बढ़िया, यहां से बेटा क्या करेंगे, यहां से करके देखो इस पॉइंट से ऊपर की तरफ में जो एंगल निकालेंगे उस एंगल को क्या बोला जाता है, अल्फा। तो बेटा देखो ये इनफाइनाइट तक की वायर है तो ऐसा है, जो लाइन है वो इनफाइनाइट बन जाएगी। इधर पे जो अल्फा है उसकी वैल्यू क्या बन जानी है, 90। और ये वाला एंगल है ये बढ़ता 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 बढ़ता, ये एंगल सबसे जब इनफाइनाइट तक पहुंच जाएगा तो ये एंगल भी कितना बन जाएगा, 90। तो बीटा है उसकी वैल्यू भी क्या है, 90। तो इधर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पैरेलल कंपोनेंट है उसकी क्या वैल्यू होगी वो बताता हूं। तो पैरेलल कंपोनेंट जो है उसकी वैल्यू क्या होती है भाई, के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो साइन 90 प्लस साइन 90 1 प्लस 1 2, तो क्या आंसर आ जाता है 2 के लैम्डा बाई आर। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पैरेलल कंपोनेंट है इस इनफाइनाइट वायर की वजह से उसकी वैल्यू क्या आ गई है, 2 के लैम्डा बाई आर। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, वायर से परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में कंपोनेंट है, उसकी वैल्यू क्या आती है, के लैम्डा बाई आर। ठीक है, कोस अल्फा माइनस कोस बीटा, कोस 90 माइनस कोस 90, तो कोस 90 है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। तो 0 में से 0 घटाया तो 0, परपेंडिकुलर कंपोनेंट कुछ भी नहीं आया। तो बेटा इनफाइनाइट वायर की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है, 2 के लैम्डा बाई आर, और वायर से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है।
ठीक है, तो ये बन जाता है इसका करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एक और मेथड से भी इस रिजल्ट को पढ़ेंगे, वो मेथड थोड़ा और ज्यादा सिंपल है। ठीक है, इनफाइनाइट वायर के लिए हमने लिख लिया है। अच्छा भाई, केस नंबर 2 नेक्स्ट है अपने पास में सेमी इनफाइनाइट वायर। दूसरा, अगर अपने पास में सेमी इनफाइनाइट वायर हो, ठीक है, एक तरफ से इनफाइनाइट, तो उस केस में कितना सा अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू होगी। लो तो भाई ये वायर है, एक तरफ में इनफाइनाइट है, एक तरफ में फाइनाइट है। ले तो बेटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इस तरीके से वायर है और इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो है भाई लैम्डा। ठीक है, इससे एक पॉइंट है, मतलब यहां से आर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि इस तरफ से तो एंगल बनाएगा 0, और जो बीटा है नीचे वाला एंगल है वो बढ़ते बढ़ते कितना हो जाना है, इनफाइनाइट। बेटा जो अल्फा है उसकी वैल्यू यहाँ पे होगी 0, और जो बीटा है उसकी वैल्यू क्या होगी, 90। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पैरेलल कंपोनेंट है वो क्या आता है, के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा मतलब साइन 0 प्लस साइन बीटा मतलब साइन 90, तो ये बन जाएगा के लैम्डा बाई आर। चलो भाई, पैरेलल वाला जो कंपोनेंट है उसकी वैल्यू, सॉरी परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट है उसकी वैल्यू आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पैरेलल कंपोनेंट है वो। पैरेलल कंपोनेंट है वो देखो भाई, के लैम्डा बाई आर कोस अल्फा माइनस कोस बीटा। ठीक है, उल्टा तो नहीं लिख रहा हूं मैं, कोस अल्फा माइनस कोस बीटा। चलो कोई बात नहीं है बेटा, कोस जो अल्फा है, अल्फा मतलब ऊपर वाला जो एंगल है, उसकी वैल्यू क्या है बेटा अपने पास में, 0। ठीक है, ऊपर वाला जो एंगल है उसकी वैल्यू क्या है अपने पास में, 0। कोस 0 माइनस कोस 90, कोस 0 होता है बेटा 1, माइनस कोस 90 होता है 0, तो इसका आंसर आ जाएगा के लैम्डा बाई आर। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है उसकी वैल्यू ये आ गई, दोनों की ही वैल्यू के लैम्डा बाई आर आई है। तो ऐसे करके इसका जो नेट रिजल्टेंट है वो निकाल लेंगे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो नेट वैल्यू है वो आ जाती है अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट प्लस पैरेलल कंपोनेंट। ठीक है, के लैम्डा बाई आर का स्क्वायर प्लस के लैम्डा बाई आर का स्क्वायर, तो इसका जो आंसर बन जाता है अंडर रूट ऑफ 2 के लैम्डा बाई आर, और ये बना रहा होता है यहां से 45 डिग्री का एंगल, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो। बेटा ये वाला रिजल्ट है, इसको भी याद रख लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट बेसिकली थोड़ा सा तो इंपॉर्टेंट है ही। डन है यहां तक की बात? हाँ जी सर, बिल्कुल डन है। अच्छा भाई, बढ़िया रिजल्ट है, आसान रिजल्ट है जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया है। ओके, तो अब देखो इसके बाद में निकालते हैं जो नेक्स्ट है अपने पास में, वो है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ रिंग। अपने पास में कोई रिंग है, उसकी एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है बेटा। ठीक है, एक यूनिफॉर्म रिंग है, ठीक है, जिसकी रेडियस आर है, उस पे जो टोटल चार्ज है उसकी वैल्यू है क्यू। ठीक है, उसकी एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी वैल्यू बता देनी है। ले तो बेटा करते हैं अपने पास में इसका आंसर, इसका जो डेरिवेशन है वो। ठीक है, लेट अ रिंग हैविंग चार्ज Q एंड रेडियस R। एक रिंग है अपने पास में, देखो इस तरीके से है कोई रिंग, ऐसी सी अपने पास में कोई रिंग है, ये है उस रिंग की एक्सिस, एक्स एक्सिस भी मान लेते हैं, ये है इस रिंग की एक्स एक्सिस।
ठीक है, प्लस एक्स है। इसके ऊपर में एक यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है भाई, हर जगह पे थोड़ा 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 करके यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, जितना ज्यादा लेंथ उतना ही ज्यादा चार्ज, थोड़ा थोड़ा चार्ज है, हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब बेटा हमने देखो ये चीज पढ़ी हुई है कि अपने पास में जो कोई भी पॉइंट है, किसी पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, मान लेते हैं इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। किसी भी पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो अपने पास में पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइंट चार्ज की वजह से तो हम निकाल सकते हैं। अगर लाइन चार्ज है या कोई बड़ा चार्ज है, उसकी वजह से हमें कोई भी रिजल्ट नहीं पता है। पॉइंट चार्ज का रिजल्ट हमें पता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक बात है भाई, ठीक है। तो अब अपने पास में जो रिंग है ना, रिंग वाले केस में भी ऐसा ही लेके चलना पड़ेगा। तो जो रिंग है उसकी रेडियस मान लिया भाई आर, तो पी पॉइंट है जो कि यहां से एक्स डिस्टेंस पे है, इधर पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैलकुलेट करना है। ठीक भाई, करते हैं कैलकुलेट। देखो इसके ऊपर में एक छोटा सा चार्ज मान लेता हूं, इस पोर्शन पे डी क्यू चार्ज मान लिया है। ठीक है, इस छोटे से चार्ज की वजह से उस पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम निकाल लेते हैं। चलो भाई कोई बात नहीं है, ठीक है। तो देखो ये अगर छोटा सा चार्ज है, तो यहां से इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या होगी। पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा, ये लो भाई, ये हो गया है इलेक्ट्रिक फील्ड। एक छोटा सा चार्ज है बेटा डी क्यू, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी भी स्मॉल सी वैल्यू होगी, डी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बिल्कुल बहुत सही बात है भाई, यही चीज है, डी ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। अच्छा ठीक है, चलो भाई अब डी के बेटा दो कंपोनेंट आ सकते हैं। इस एंगल को अगर मैं थीटा बोलूं, तो डी का एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा जिसको बोला जाएगा डी कोस थीटा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट इस तरफ आएगा जिसको बोला जाएगा डीई साइन थीटा। चलो भाई जैसे देखिए, देखो यहाँ पे ऐसी कोई रिंग है, इस रिंग की वजह से इस एक्सिस पे इस पॉइंट पे निकालना है, तो इस पॉइंट से ऐसा हमने एक एंगल है वो बनाया। ठीक है, और यहाँ पे ये जो नीचे वाला एंगल है वो बन गया। ठीक है, इस तरीके से ये जो कंपोनेंट है बन गया है डी, और ये डी का कोस थीटा। चलो भाई अभी अपने पास में दो कंपोनेंट आ रहे हैं। चलो पर बेटा एक चीज सोचें, अगर सही तरीके से सोचा जाए तो हर जगह पे क्या होगा, इस पी पॉइंट को अगर मैं थोड़ा मिटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, तो बेटा अगर ऊपर पे डी क्यू पॉइंट है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग कोई नीचे पे भी डी क्यू पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, डी क्यू चार्ज। जैसे कि अगर कोई सर्कुलर सी रिंग है, ऐसे कोई रिंग है, तो उसमें ऊपर वाला पॉइंट है तो एक नीचे वाला भी पॉइंट है, तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ऊपर का कंपोनेंट होगा, एक उसका इधर वाला कंपोनेंट होगा। तो ये वाला कंपोनेंट क्या बनने वाला है, डी साइन थीटा। इसका मतलब ये साइन थीटा इसके साइन थीटा को कैंसिल आउट कर देगा, डी कोस थीटा तो बचा रह जाएगा। चलो भाई ऐसे ही हर एक पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग ऐसे दो पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे जो कि साइन थीटा के कंपोनेंट्स को मिटाते हुए चलेंगे। तो ऐसा करते करते साइन के सारे कंपोनेंट खत्म हो जाएंगे। तो अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ कोस थीटा वाले कंपोनेंट की वजह से आएगा। ठीक है, यही चीज मैं बताना चाह रहा हूं, जो ई साइन थीटा है, डी साइन थीटा वाले सारे के सारे कंपोनेंट हैं वो खत्म हो जाएंगे, सिर्फ डी कोस थीटा का कंपोनेंट है वो बचेगा। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड will only due to d cos थीटा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बन जाएगा डीई कोस थीटा। जो डी है उसकी वैल्यू लिख लेते हैं, इस डी क्यू की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो भाई उसकी वैल्यू आ जाएगी के इंटू डी क्यू, और इस पॉइंट पी तक का जो डिस्टेंस है वो ये है आर, ये है एक्स, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बेटा ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर,
इंटू कोस थीटा। ये एंगल हमने थीटा लिखा था, तो ये एंगल भी थीटा। कोस थीटा क्या हो जाता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे अपने पास में जो कांस्टेंट टर्म है उसको इंटीग्रेशन से बाहर रख लेते हैं, तो आ जाएगा के एक्स, बाहर आ गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर तो बन गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये बन चुका है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, तो ये बन जाता है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। चलो भाई कोई बात नहीं है, ये अपने पास में बन गया है। इंटीग्रेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, डी क्यू। डी क्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सिस पे, उसकी वैल्यू आ जाती है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये बन जाता है रिंग की एक्सिस पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू। ठीक है, रिंग की जो एक्सिस है उस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो ये बन गई। तो ऐसे करके बेटा अपने पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बन गया है। किसी भी रिंग की वजह से एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू अपने पास में इतनी सी रहेगी। तो अब देखो ऐसा अपने पास में वेरिएबल सा रिजल्ट आया है, इसका अब हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ बनाऊं तो देखो क्या है कि नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ रिंग, रिंग का जो सेंटर है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, सेंटर पे एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी के क्यूब इंटू 0 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर की पावर 3/2। तो सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। ऐसे ही बेटा इन्फिनिटी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाती है, 0। इसका मतलब क्या है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेंटर पे भी 0 है और इनफाइनाइट पे भी 0, मतलब कहीं ना कहीं तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम है या तो कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू मिनिमम है, तो वो ही वैल्यू हम निकालते हैं। तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उस केस में करते हैं हम d/dx है उसको 0 करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करके उसको क्या पुट कर देंगे, 0। वहां से अपने पास में जो x है उसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाती है बेटा, निकाल नहीं रहा हूं, सीधा ट्राई कर लेना, उसकी वैल्यू आ जाती है r/√2 प्लस r/√2 और माइनस r/√2। इन दोनों जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू मैक्सिमम रहती है। रिंग की वजह से मैक्सिमम वैल्यू कहां पे एग्जिस्ट करेगी, इस पॉइंट पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो देखो क्या होगी, के क्यू r/√2 अपॉन आर स्क्वेयर प्लस r/√2 का स्क्वेयर, जो कि r²/2 बन जाएगा, इसकी पावर हो जाएगी 3/2। तो इसकी जो वैल्यू है वो आ जाती है 2kq अपॉन 3√3r²। ये हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो बेटा डेरिवेशन है इंपॉर्टेंट, ठीक है, बट एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं है, फिजिक्स समझने के लिए इंपॉर्टेंट है बस। ठीक है, एग्जाम में आने का चांस इसका नेग्लिजिबल है, बहुत ज्यादा कम चांस है। अब इसके अकॉर्डिंगली इसका जो ग्राफ है वो प्लॉट करता हूं मैं। देखो इस तरफ लिख रहा हूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरफ लिख रहा हूं एक्स। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब देखो क्या रहेगा इसमें, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी और फिर कम होती हुई चलेगी। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो हो जाती है x = r/√2 पे। सिमिलरली नेगेटिव साइड में भी यही होता है, x = -r/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू। ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रहती है। ठीक है, और जो है अपने पास में Emax, ऐसा करके जो ग्राफ है वो बन जाता है। तो ये अपने पास में ग्राफ बन गया है, जो रिंग है, रिंग की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू का।
चलो भाई बहुत बढ़िया। एक आधे इस पे बेस्ड एक दो और रिजल्ट हैं, वो वाले रिजल्ट भी आपको बता देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ आर्क ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज रिंग। अगर कोई यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, ठीक है, उसकी अगर मैं कोई आर्क बना दूं तो उसके सेंटर पे कितनी सी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, ठीक है, वो हम लिखने वाले हैं। बेटा इसका अपने पास में सिर्फ रिजल्ट मैटर करेगा, इसका डेरिवेशन है वो काम में नहीं आएगा। देखो ऐसी सी अपने पास में एक आर्क है, ठीक है, जिसका सेंटर है यहां पे, ये है इस आर्क का सेंटर, और ये वाला एंगल है इसमें थीटा, और इसके ऊपर पे यूनिफॉर्मली जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट है, और यहाँ का जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो है लैम्डा। तो इस पे बेटा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन इस तरफ आएगी, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है, रेडियस ऑफ रिंग है वो आर है भाई, उसकी जो वैल्यू है वो आ जाती है 2k लैम्डा अपॉन आर साइन ऑफ थीटा बाई 2। ये है इसका जो डायरेक्ट रिजल्ट है, वो कोई भी आर्क है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू का डायरेक्ट रिजल्ट। इसमें अब अपने पास में वेरियस केस बनते हैं। केस नंबर 1 है जो कि है सेमी सर्कुलर रिंग। अगर कोई आधी सर्कुलर रिंग है उस पे अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, उसकी वजह से उसके सेंटर पे। ये भाई हाफ सर्कुलर रिंग जिस पे की चार्ज है इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली। ये है इसका सेंटर, इसके सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी बेटा, 2k लैम्डा बाई आर इंटू साइन, इसका जो टोटल एंगल है वो कितना है 180 डिग्री, 180 डिग्री का हाफ कर देंगे तो आ जाएगा साइन 90 डिग्री। इसका जो रिजल्ट है वो बनता है 2k लैम्डा बाई आर। इस केस में जो रिजल्ट बनता है सेमी सर्कुलर रिंग का, उसकी वैल्यू आती है 2k लैम्डा बाई आर। ठीक है, सिमिलर तरीके से और भी चीज है वो लिख सकते हैं। केस नंबर 2 जिसको बोलते हैं क्वार्टर रिंग। अगर अपने पास में रिंग का 1/4 पोर्शन हो तो उस केस में क्या रहेगी वैल्यू, ये ऐसे बना देता हूं, चलो भाई। ये अपने पास में 1/4 ऑफ रिंग है, जिसकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो इस डायरेक्शन में रहेगा भाई। ये वाला एंगल है थीटा जो कि है 90 डिग्री। तो इधर पे बेटा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है या इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2k लैम्डा बाई आर साइन ऑफ 90 डिग्री बाई 2, मतलब साइन 45 जो कि होता है 1/√2। इसका रिजल्ट आ जाता है √2k लैम्डा बाई आर। ऐसे करके इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होता है। तो ये रिजल्ट जो है अपने पास में यूज किए जा सकते हैं कहीं पे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। चलो भाई बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, अब इस पे बेस्ड एक आधा जो क्वेश्चन है वो करते हैं। ठीक है, तो बेटा अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन है वो करते हैं। ये है बेटा अपने पास में क्वेश्चन, ठीक है। ए थिन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर, एक थिन कंडक्टिंग रिंग है जिसकी रेडियस आर है, जिसको चार्ज दिया हुआ है क्यू। चलो बहुत बढ़िया है। इस पे जो टोटल चार्ज है वो क्यू है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ रिंग ड्यू टू चार्ज ऑन पार्ट ए के बी ऑफ रिंग इज ई। तो इसमें बेटा जो ए के बी वाला जो पोर्शन है ना, इतना सा जो पोर्शन है, इसकी वजह से जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू है ई। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ड्यू टू चार्ज ऑन पार्ट ए सी डी बी ऑफ द रिंग इज। तो जो ए सी डी बी वाला पार्ट है उसकी वजह से सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी होगी।
चलो भाई बहुत ज्यादा आसान है। देखो बेटा इसको हमने दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया है, ए के बी को अलग ले लिया है, ठीक है, और बाकी जो पोर्शन है उसको हमने अलग ले लिया। ए बी, ये है ए सी डी, इसको हमने अलग से लिया, ठीक है। अब भाई अपने पास में जो सेंटर है, सेंटर पे पूरी की पूरी रिंग की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू 0 होगी भाई, बहुत ज्यादा सही बात है, ठीक है। ए के बी वाले पोर्शन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू है ई, ठीक है। तो बाकी बचे हुए पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए के बी प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अदर हाफ पोर्शन, बाकी बचा हुआ ए सी डी बी, ऐसे ले लेते, ए सी डी बी दोनों को मिला के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या बन रहा है, 0, सब कुछ कैंसिल आउट हो जा रहा है, ठीक है भाई। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए के बी, ठीक है, चलो ऐसे क्या वेक्टर फॉर्म से करोगे वैसे आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। जो 1/4 पोर्शन है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो रहा है, इसमें भी अपने पास में 3 1/4 पोर्शन है, इस वाले पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चला जाएगा, इस वाले पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चला जाएगा, और इस वाले पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। इस ई से ये वाला ई कैंसिल आउट हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ ये बच गया है, और यहां पे था पॉइंट के, तो इस इतने से जो पोर्शन है, इतना सा जो पोर्शन है इसकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू ई होगी, और किस डायरेक्शन में होगी, ओके की डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई होनी है और ओके के अलग, ठीक है। खुद से भी इस क्वेश्चन को पढ़ते तो इस क्वेश्चन को कर सकते थे, कितना आसान और साधारण सा क्वेश्चन था। चलो तो भाई इस पे बेस्ड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चे वो है ये, पॉजिटिव चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर ए सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस R। एक सर्कुलर रिंग है जिसकी रेडियस R है, उस पे पॉजिटिव चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। अ पार्टिकल हैविंग मास स्मॉल m एंड नेगेटिव चार्ज Q, एक पार्टिकल है जिसका मास है m और चार्ज है Q, इज प्लेस्ड ऑन एक्सिस एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर। ऐसे है ये अपने पास में रिंग जिसपे की पॉजिटिव चार्ज है, यहां से x डिस्टेंस पे एक छोटा सा चार्ज रखा है जिसपे चार्ज है -q और उसका मास है m। इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो है q, इसकी जो रेडियस है वो है r। अच्छा भाई बहुत ठीक है। फाइंड द फोर्स ऑन द पार्टिकल, इस वाले पार्टिकल पे फोर्स बताना है। अज्यूम दैट x इज वेरी लेस देन r, x है उसकी वैल्यू बहुत कम है r से, तो उसका जो टाइम पीरियड है ऑसिलेशन का वो भी बता देना है कि अगर मैं उसको वहां से रिलीज करूं तब। तो सबसे पहले तो बेटा है जो फोर्स निकालना है वो फोर्स ऑन Q, फोर्स निकाल देते हैं, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड Q इंटू के क्यू एक्स अपॉन r² प्लस x² की पावर 3/2, ये आ गया है फोर्स की वैल्यू, बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा नेक्स्ट इसके बाद में इससे आगे वाला जो सिनेरियो है वो लेके चलते हैं। इतने से डिस्टेंस पे अगर हमने क्या माना है x की वैल्यू बहुत कम है r से, तो उस केस में क्या हो जाएगा, r² प्लस x² है उसको r² के इक्वल पुट कर सकते हैं, तो जो फोर्स है उसकी वैल्यू हो जाएगी AQQX अपॉन r² की पावर 3/2, AQQ अपॉन r³ इंटू x। ये आ गई है अपने पास में फोर्स की वैल्यू।
अब बेटा इसको x डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया है तो फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में लग रहा है क्योंकि ये नेगेटिव है, अट्रैक्ट करेगा। तो राइट डायरेक्शन में थोड़ा सा डिस्प्लेस किया है तो फोर्स लेफ्ट में मूव कर रहा है। तो वेक्टर फॉर्म में अगर मैं फोर्स को लिखूं तो फोर्स इज इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स। तो ये बेटा एसएचएम की इक्वेशन हो गई है, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स जैसा है। तो अगर बहुत कम डिस्प्लेसमेंट हुआ तो पार्टिकल ऑसिलेट करने लग जाएगा, ठीक है, एसएचएम मोशन करेगा। दिस इज इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ये वाली जो इक्वेशन है ये एसएचएम की इक्वेशन बन गई है। अब फोर्स को कैसे लिखा जा सकता है, मास इंटू एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स। एक्सेलेरेशन को लिख दिया माइनस के क्यू क्यू अपॉन एम आर क्यूब इंटू एक्स। यहां से टाइम पीरियड निकालना है तो इसको कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर विद एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहां से ओमेगा स्क्वायर है उसकी वैल्यू आ जाएगी के क्यू क्यू अपॉन एम आर क्यूब। ओमेगा है उसकी वैल्यू आ जाती है अंडर रूट ऑफ के क्यू क्यू अपॉन एम आर क्यूब। एंड टाइम पीरियड है उसका वैल्यू हो जाती है 2 पाई बाई ओमेगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम आर क्यूब अपॉन के क्यू क्यूब। ये है उसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड। ये चीजें हमें निकालनी थी। एसएचएम का क्वेश्चन है, हाई लेवल का क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है, बढ़िया अप्रोच थी, इजीली इस क्वेश्चन को हमने सोल्व कर लिया है, ठीक है। चलो तो भाई इस पे वेस्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे ये, अल्फा पार्टिकल इज रिवॉल्विंग अराउंड एन इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। एक अल्फा पार्टिकल है जो रिवॉल्व कर रहा है एक इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन के अलोंग में जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। चलो भाई एक वायर है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है उसकी वैल्यू है लैम्डा, इसके अराउंड में एक अल्फा पार्टिकल है वो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो बेटा इसके अपने पास में इसकी जो लैम्डा है उसकी वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए तभी अल्फा पार्टिकल रिवॉल्व कर पाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से। अल्फा पार्टिकल अगर यहाँ पे है तो उस पे बेटा जो सेंटर की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा उसी को क्या बोला जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इनटू इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अल्फा पार्टिकल पे चार्ज होता है 2e और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या होती है 2k लैम्डा बाई आर। तो 4k लैम्डा e अपॉन आर, तो k को पुट कर दिया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 4 लैम्डा ई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो आंसर आ जाता है लैम्डा ई अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये इसका सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन में पता नहीं वो थीटा वीटा क्या बन गया है, ऑप्शन सारे के सारे गलत ही है। ये है इसका बिल्कुल सही आंसर, सेंट्रीपिटल फोर्स पे बेस्ड, ठीक है। सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड्स का ही क्वेश्चन था ये तो, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे अपने पास में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाली चीजें हैं वो भाई खत्म हो गई हैं, ठीक है। इससे आगे अपने पास में आगे वाली चीजें हैं उनको कंटिन्यू करते हैं।